हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे इसमें मगध राज्य का उत्कर्ष। इसके पहले हमने ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, ये सारे धर्म पूरे कर लिए थे, और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, सभी को हम पूरा करते आ रहे हैं। आज चलेगा अपने पास मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, कौन सबसे पहले मगध राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध राज्य का उत्कर्ष में मगध राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की। किसने की मगध राज्य की स्थापना? बृहद्रथ ने की। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार माना जाता है। स्थापना तो बृहद्रथ ने कर दी थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जहाँ से मगध राज्य का उत्कर्ष होता है, उसे बिंबिसार को माना जाता है। तो मगध का उत्कर्ष में आप देख लो, हर्यक वंश आया, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, ऐसे कई वंश आए। सबसे पहले जो बिंबिसार से जो मगध वंश चालू होता है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश से था, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश मतलब पितृहंता वंश। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने पिताओं की हत्या कर करके राजगद्दी पर बैठे थे। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी, और उदयन की हत्या शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने की थी। उदयन को पदच्युत कर दिया गया था, मतलब जो उदयन का बेटा जो लास्ट शासक था हर्यक वंश का, वह नाग शासक था। जो अंतिम राजा हर्यक वंश का था, अंतिम राजा था, अंतिम राजा हर्यक वंश का, वो कौन था? नाग शासक। वह था नाग शासक। तो नाग शासक को पद पे से शिशुनाग ने हटा दिया था, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग वंश के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद महापद्मानंद। महापद्मानंद ये मगध का जो सबसे शक्तिशाली राजा भी माना जाता है। महापद्मानंद का बेटा घनानंद, घनानंद को मगध राज्य का राक्षस भी कहते हैं, क्योंकि इसने काम ही ऐसे किए थे। तो अब आते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष में। मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। मैं बिल्कुल आपको नोट्स बना के चल रहा हूँ, आप ऐसे के ऐसे इनको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। मगध राज्य की राजधानी गिरिवर्ज अथवा वसुमती नगर की स्थापना। जो गिरिवर्ज और वसुमती नगर था, वसुमती नगर, इसकी स्थापना किसने की? बृहद्रथ के पिता वसु ने। बृहद्रथ के पिता कौन थे? वसु। वसु ने इनकी स्थापना की। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक निपुंजय था। कौन था? निपुंजय। हर्यक वंश, उसके बाद हर्यक वंश। बस बृहद्रथ वंश में इतना ही देखना है कि बृहद्रथ मगध की स्थापना किसने की? बृहद्रथ ने की। और जो मगध की राजधानी गिरिवर्ज और वसुमती नगर की स्थापना किसने की? तो वह की उनके पिता वसु ने। ठीक है, इतना ही बृहद्रथ वंश में देखना है। उसके बाद हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया, और फिर अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु को मार दिया, इसलिए इसे पितृहत्या वंश भी कहते हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, और बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा। बिंबिसार का विवाह। बिंबिसार ने मतलब जो युद्ध लड़े थे उनमें जो संधियाँ की थी, वो वैवाहिक संधि ज़्यादा की थी। तो वैवाहिक संधि जो प्रथम जो संधि की थी, वह प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से की थी। जो प्रथम संधि की थी, इन्होंने जो कौशल राज की पुत्री थी उनसे की थी, और प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया था। उसके बाद दूसरी पत्नी वैशाली, वैशाली के राजा चेतन की पुत्री राजकुमारी चेलन्ना से की थी। ये चेतन के 7 पुत्रियाँ थी। कितनी पुत्रियाँ थी? 7। चेतन की 7 पुत्रियाँ थी, जिसमें से सबसे छोटी बेटी, चेतन की जो सबसे छोटी बेटी है वो चेलन्ना थी। चेलन्ना सबसे छोटी बेटी थी। ठीक है, उससे इसने विवाह किया है।
तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र के राजा शेमभद्रा जो पंजाब के मद्र के राजा थे उनकी पुत्री थी शेमभद्रा, उनसे की। और एक तिब्बत के एक लेखक का मत है कि बिंबिसार की एक और पत्नी वासवी भी थी। ठीक है, ये बिंबिसार के विवाह का हो गया कि उनकी 3 पत्नियां थी। ये तो आपको याद रखनी है, कौशल देवी, चेलन्ना और शेमभद्रा। ठीक है, उसके बाद महावंश में कहा गया कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। जो महावंश है उसमें कहा गया कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। और डॉक्टर स्मिथ के अनुसार, डॉक्टर स्मिथ ने क्या कहा है कि 28 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? 28 वर्ष तक। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था और इनका राजवेद्य इनका जीवक था। बिंबिसार ने अंग जो महाजनपद था उसको भी मिला लिया था। मगध राज्य में अंग राज्य को मिला लिया था। और इनको जो काशी ग्राम मिला था वो काशी ग्राम इनको दहेज में मिला था। दहेज में इनको कौन दिया था? कौशल राज अपनी जो पुत्री कौशल देवी से विवाह करने पर इनको दहेज में काशी ग्राम मिला था। और काशी ग्राम का राजस्व 1 लाख मुद्राएं थी। काशी ग्राम का जो राजस्व था वो 1 लाख मुद्रा थी। इन्होंने क्या है कि वैवाहिक संधियाँ ज़्यादा की थी। ये युद्ध कर लेते थे और उसके बाद वैवाहिक संधि ज़्यादा करते थे, उनकी बेटियों से विवाह कर लेते थे। यही तो भारत की परंपरा रही है। कोई भी राजा देखो आप, वह किसी की पुत्री को देखकर तुरंत संधियाँ कर लेता था। उनको क्या है विवाह करना रहता था बस, इसलिए ये लड़ते थे भाई। तो पहला तो इसमें ये ध्यान रखना आप, काशी ग्राम मिला इनको दहेज में। काशी ग्राम दहेज में मिला बिंबिसार को। कौन दिया? कौशल राज दिया। ठीक है, और इसका जो राजस्व कितना था इनका? राजस्व था 1 लाख मुद्रा, ये याद रख लेना। उसके बाद अगले तरफ चलते। बिंबिसार राज्य में 80,000 गाँव थे। बिंबिसार का जो राज्य था उसमें 80,000 गाँव थे और प्रत्येक जो गाँव था ना वो 2700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। जो प्रत्येक राज्य था ना वो 2700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था क्योंकि सबसे सर्वप्रथम जो प्रथम राजा यही था बौद्ध धर्म अपनाने वाला। प्रथम राजा बिंबिसार, बौद्ध धर्म अपनाने वाला। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु है भाई। ये एक सेकंड में इसे मिटा देता हूँ। ये अजातशत्रु है, अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था इनका पुत्र, अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। इसलिए तो इसे पितृहत्या वंश कहा जाता है, क्योंकि ये सब अपने पिताओं की हत्या कर करके राजगद्दी पर बैठे थे। और ये किसके कहने में अपने पिता की हत्या की थी इसने? अजातशत्रु क्या था, बचपन से ही जो अजातशत्रु था वो बचपन से जो गौतम बुद्ध थे उनके चचेरे भाई, जो गौतम बुद्ध थे उनके चचेरे भाई देवदत्त के बहकावे में आकर इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था सप्तपर्णी गुफा में।
और 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 32 वर्ष तक। यह भी आपको याद रखना है। और जो बिंबिसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 52 वर्ष तक। अजातशत्रु ने शासन किया 32 वर्ष तक और बिंबिसार ने किया 52 वर्ष तक। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। ये आपने पढ़ लिया। अजातशत्रु की हत्या। अब अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने कर दी। अजातशत्रु के जो बेटा था उसकी हत्या अजातशत्रु के बेटे ने अजातशत्रु की हत्या कर दी और 461 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र और कुसुमपुर नगर की स्थापना की। तो ये आपको बन जाता है मोस्ट कि उदयन ने कौन से 2 नगरों की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र और कुसुमपुर। उदयन ने पाटलिपुत्र और कुसुमपुर दोनों नगरों की स्थापना की और अपनी राजधानी किसको बनाया? ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। ये तीनों जो इसके बाप और दादा था, जो इसके पिताजी और दादाजी थे, वो तो किसके? उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक था और इसको किसने पदच्युत करवा दिया? मतलब इसको पद से छुड़वा दिया। पद से छुड़वा दिया। किसने छुड़वा दिया पद से इसको? जो शिशुनाग था इनका सेनापति। पहले शिशुनाग जैसे सेनापति थे ना, ये सब धोखेबाज रहते थे क्योंकि बहुत से राजाओं में उनके जो सेनापति रहते थे उन्होंने धोखा दिया है। शिशुनाग जो इनका सेनापति था वो नागदशक को अपने रास्ते से हटा दिया। अपने रास्ते से हटाने का मतलब है गद्दी छुड़वा दी। अब कौन बैठेगा गद्दी पे? शिशुनाग। तो शिशुनाग गद्दी पर बैठा और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बनवाई। वापस ये पाटलिपुत्र से राजधानी को कहाँ लिया था? वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का जो बेटा था वो कालाशोक था। कालाशोक। और इसने जो दूसरी बुद्धि काउंसिल करवाई थी, मतलब इसने भी दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। वैशाली के स्थान पर ये पुणे नहीं है भाई, पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ये वापस इसका बाप तो मतलब इसके पिताजी तो पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी लाए थे और ये वैशाली से वापस पाटलिपुत्र ले गया। तो ये खेलते थे वही राजधानियों से, तुम्हें बताऊं, इनको मज़ा आता था। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली तो कौन लेके गया? शिशुनाग। और वैशाली से वापस पाटलिपुत्र कौन लाया? कालाशोक। ठीक है। और ये पुनः है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये पुनः है। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने किया, हर्यक वंश के काल में हुआ। और दूसरी बात, शिशुनाग वंश के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक ने करवाया। कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व में हुई। कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व में हुई। कालाशोक के उत्तराधिकारियों ने उसकी मृत्यु के पश्चात, जो अब कालाशोक के जो उत्तराधिकारी थे, जो उसकी मृत्यु के पश्चात 344 ईसा पूर्व से 22 वर्षों तक शासन किया। 22 वर्षों तक 366 ईसा पूर्व में कालाशोक मर गया और उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी थे वो 22 वर्ष तक शासन करते हैं। 22 वर्ष तक शासन करते हैं। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वह नंदीवर्धन था। कौन था अंतिम शासक? नंदीवर्धन। उसके बाद आता है नंदवंश। जो शिशुनाग का जो अंतिम शासक नंदीवर्धन था उसकी हत्या किसने कर दी? जो अंतिम शासक नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंत किसने किया? शिशुनाग वंश का अंत
शिशुनाग वंश का अंत किया माँ पद्मनंद ने, माँ पद्मनंद ने। और ये सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था भाई। और इसका बेटा जैसा ये था ना उसके विपरीत था, ये सर्वाधिक शक्तिशाली था और वो ये मान लो कि वो मगध का डूबता हुआ सूरज था, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे काम मगध में किए, इतने तो उसने कर लगाए और इतने तो उसने कर लगाए और उसने कुछ भी काम नहीं किया मगध में। माँ पद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की शिशुनाग वंश का अंत करके। तो नंद वंश पे आते हैं। नंद वंश का संस्थापक माँ पद्मनंद था, जिसने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की नींव डाली। माँ पद्मनंद मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था और ये घनानंद सबसे बेवकूफ़ था। कौन था ये? बेवकूफ़। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और जब भारत आ रहा था तो चाणक्य ने इससे कहा कि भाई सिकंदर भारत आ रहा है, तेने क्या तैयारियां कर रखी है, वो भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रहा है, तो तेने क्या तैयारियां कर रखी है। तो ये राजा जे घनानंद था, घनानंद ने चाणक्य का मजाक उड़ाया और जो उनकी सिका थी, सिका मतलब जो वो चोटी रखते थे, ब्राह्मण व्यक्ति थे जो वो चोटी रखते थे, उसको चोटी से पकड़ के और सैनिकों से बाहर घसीटवा कर और महल के बाहर निकलवा दिया, सैनिकों के द्वारा महल के बाहर निकलवा दिया। और ब्राह्मण का अपमान किया, अपमान किया। यह नंद साम्राज्य का महान सेनापति राक्षस था। घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य को लाया कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन लाया था? चाणक्य लाया था। घनानंद को युद्ध में पराजित करके नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को कौन लाया था? चाणक्य लाया था। और घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। तो इसमें तो आपको ये याद रखना है कि नंद वंश की स्थापना किसने की? माँ पद्मनंद ने। और एक सेकंड, इसमें तो आपको ये याद रखना है कि नंद वंश की स्थापना किसने की? तो नंद वंश की स्थापना की थी वह माँ पद्मनंद ने की थी। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की नींव डाली, ये आपको याद रखना है। और नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। ये सिकंदर का समकालीन था, इसके टाइम पर ही सिकंदर भारत आया था। सिकंदर महान। तो हम चलते हैं सिकंदर महान पे। सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। और इनके पिता, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो आप ये चीज़ याद रखना, इनके पिता जो शासक बने थे वो 359 ईसा पूर्व में बने थे। आप ये मत सोच लेना कि ये शासक बने थे, ये बाद में बने थे। ये 359 ईसा पूर्व में इनके पिता फिलिप मकदूनिया का शासक बना और इनके पिता की हत्या हुई 329 ईसा पूर्व में। तो इनके पिता की हत्या कब हुई? 329 ईसा पूर्व में इनके पिता की हत्या हुई। ये आपको इसमें याद रखना है। इनके पिता फिलिप दुनिया के शासक 359 ईसा पूर्व में बने और जन्म इनका 356 ईसा पूर्व में हुआ। हत्या 329 ईसा पूर्व में हुई। किनकी हुई? इनके पिता की हत्या हुई। अब आपको यहाँ एक मैं कहानी बताता हूँ, तो कहानी ये सुनो आप। कहानी स्टोरी कहानी ये कि जो भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था, प्रथम आक्रमण सिकंदर ने नहीं किया था, प्रथम आक्रमण किया था ईरानी। किसने किया था? ईरानियों ने। ईरानियों के हकमानी शासकों ने। जो हकमानी वंश था एक
हकमानी वंश के ईरानी शासकों ने विदेशी आक्रमण, प्रथम आक्रमण जो हुआ था भारत पर, वो हकमानी वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, अब उसके बाद की कहानी सुनाता हूँ। अब इन्होंने कर लिया शासक। हकमानी वंश का जो संस्थापक था वो क्रुस था। खैर अपन को इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। हकमानी वंश का जो संस्थापक था वो क्रुस था, जिसने ये रेगिस्तान के रास्ते से भारत आए थे। रेगिस्तान के रास्ते से भारत आए थे। और आपको पता है कि सिकंदर खैबर दर्रा से भारत आया था और ये रेगिस्तान के रास्ते से भारत पर आक्रमण इन्होंने किया। ठीक है, और इनको सफलता मिली, भारत पर आक्रमण करने में इनको सफलता मिली। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो दारियावहु तृतीय था। यह हकमानी वंश का शासक ही था और इसने जो भारत पर अधिकार कर रखा था। सिकंदर ने इसे पराजित कर दिया। पराजित करके भारत पर से ईरानी अधिकार समाप्त कर दिया। जो ईरानी अधिकार था वो समाप्त हो गया क्योंकि सिकंदर द्वारा पराजित कर दिया गया था ये दारियावहु तृतीय। ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा क्योंकि यूनान से सिकंदर था। सिकंदर कहाँ से था? यूनान से। तो यूनानी वंश का जो शासक सामना करना पड़ा, यूनानी वंश का जो आक्रमण का सामना करना पड़ा। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर था। सिकंदर 329 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि 329 ईसा पूर्व में इसके पिता की हत्या हो गई और इसके पिता की हत्या होने के बाद ही 329 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और 326 ईसा पूर्व में इसने सोची अब भारत पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, अब ये भारत आया तो भारत में पहले ही ईरानियों ने आक्रमण कर रखा था। तो ईरानियों से ये पहले तो ईरानियों से लड़ा और ईरानियों से जीता। ये ईरानियों से क्या किया इसने? जीत हासिल की। ईरानियों से इसने जीत हासिल की और उसके बाद ही 326 ईसा पूर्व में भारत आया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य माना जाता है। किसका शिष्य माना जाता है? ये अरस्तु का। सिकंदर का भारत विजय अभियान। तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया को जीता। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पहले बैक्ट्रिया को जीता और बैक्ट्रिया को जीतने के बाद जब ये बैक्ट्रिया को जीता तो बैक्ट्रिया को जीतने के बाद ये काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत, ये हिंदुकुश पर्वत है। रुको मैं आपको साफ लिख देता हूँ। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। तो ये हिंदुकुश पर्वत को पार किया और सिकंदर खैबर दर्रा पार कर भारत आया। सिकंदर खैबर दर्रा पार करते हुए भारत आया था और हिंदुकुश पर्वत को पहले पार किया, काबुल होते हुए आया है। ठीक है, सिकंदर का जो ये बैक्ट्रिया को जीतते हुए काबुल हुआ, काबुल से हिंदुकुश पर्वत पार किया, पर्वत पार करके खैबर दर्रा पार करके ये भारत आ गया। अब भारत आने के पश्चात ये व्यास नदी के तट पर पहुंचकर ये आगे बढ़ने से रुक गए क्योंकि उस समय जो सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्बी था। कौन था उस समय शासक? आम्बी शासक था। लेकिन आम्बी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आम्बी ने क्या की थी? सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन सिकंदर का जो पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया था? पोरस ने। पोरस उस समय भारत का शक्तिशाली राजा था। पोरस अपने वीरता के लिए जाना जाता है। पोरस ने इसको रोका, प्रतिरोध किया सिकंदर का। पोरस ने इसका प्रतिरोध किया। तो ये उस टाइम की फ़ोटो बताई गई है जब झेलम के किनारे वितस्ता का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? वितस्ता को। और इसलिए झेलम नदी को वितस्ता नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और उस समय वितस्ता का जो यहाँ पे युद्ध हुआ था उस टाइम की ये फ़ोटो है। उस टाइम की बनाई गई, उस टाइम पे खींचने तो कोई गया नहीं था। सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के किनारे वितस्ता का युद्ध हुआ। पोरस की इसमें हार हुई क्योंकि सिकंदर बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सेना भी थी और सब कुछ था, तो हाथी घोड़े सब कुछ था, तो उसमें पोरस की हार हुई। और इस युद्ध को हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है।
हाइड स्पीड का युद्ध, ये आपको याद रखना क्योंकि कई बार पूछा है। जो वितस्ता का युद्ध हुआ था उसे और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो हाइड स्पीड का युद्ध इसे कहा जाता है। सिकंदर ने इसकी वीरता से खुश होकर, सिकंदर अब इसकी वीरता से खुश हो गया और इसको बहादुरी और साहस से, जिसकी जो पोरस बहुत बहादुर था, पोरस को भारत का वीर राजा भी कहा जाता है, तो पोरस जो बहुत बहादुर था उससे खुश होकर इसने अपना राज्य, जो जीता हुआ राज्य था वो वापस कर दिया, पोरस को वापस अपना राज्य कर दिया और 2 नगरों की स्थापना की। 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर था निकैया, पहला जो नगर था वह था निकैया। ये तो विजयनगर, जब इसने जीता, विजयनगर को जीतने के बाद, विजयनगर पर विजय प्राप्त करने पर इसने जो निकैया नामक नगर की स्थापना की, निकैया की स्थापना की। उसके बाद है बुका फेला। जो बुका फेला है, ये अपने प्रिय घोड़े के नाम पर ये नगर बसाया। जो इसका घोड़े का नाम था बुका फेला, तो उसके नाम पर ये नगर की स्थापना की गई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हो गई थी। सिकंदर 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की, और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। तो ये कई बार पूछा गया है कि सिकंदर की मृत्यु कौन सी ईसा पूर्व में हो गई थी और कहाँ हुई थी, किस वर्ष की आयु में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर से ही सेल्यूकस निकेटर था ना भाई, सेल्यूकस निकेटर ये सेनापति था सिकंदर का, और सेल्यूकस निकेटर से ही चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में ही जो वो युद्ध हुआ था, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलन, उससे चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, अब सिकंदर तो मर गया, उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जन्म 345 ईसा पूर्व जन्म था। माता का नाम क्या था? मुरा। ये आपको याद रखना है। उपनाम था इसका व्रसल इसका उपनाम था। व्रसल उपनाम था। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स भी कहा गया है, और ये प्रश्न 2 बार एसएससी में पूछ चुका है कि यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोर्स। ये आपको याद रखना है। मैं सीधे बता देता हूँ, जो प्रश्न पूछा गया है उसको तो याद ही रख लेना भाई, क्योंकि एसएससी ये तो सबको याद है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की या गणानंद को मारा, गणानंद को मारने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, लेकिन ये प्रश्न बहुत कम जानते कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है यूनानी ग्रंथ के अनुसार, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश के राजा गणानंद को युद्ध में पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये मान लो कि मगध में उजाला हुआ था अगर गणानंद को मारने के बाद, मगध में नया उजाला हुआ था गणानंद को मारने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। 321 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा गुरु थे। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त के गुरु थे, और बाद में इनको जब ये मगध की गद्दी पर बैठा तो प्रधानमंत्री बनाया गया। चाणक्य के उपनाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त, और ये भी कई बार पूछा गया कि चाणक्य का उपनाम कौटिल्य किसे कहा जाता है या विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के शासन का संचालन किया। 3 मौर्य राजा जो बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त, इन तीनों के
संचालन में ये थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। तो ये तो आप याद ही रख लेना, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया। और सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में किसे राजदूत बनकर भेजा था, तो मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था, राजदूत के रूप में भेजा था। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। इनके बीच में जब संधि हुई तो हेलन की शादी चंद्रगुप्त से हुई। ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये चारों जो यहाँ के हैं ना, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अमात्य, ये एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे हो रखा है, अमात्य था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई कभी कभी, ये चीज़ आप याद रख लेना। अमात्य, ठीक है। अमात्य की संख्या 18 थी। चंद्रगुप्त जैन धर्म को स्वीकार कर भद्रभाऊ सॉरी जो भद्रभाऊ नामक जैन भिक्षु के पास मैसूर चला गया। यह भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अमात्य की संख्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अमात्य, ठीक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था चंद्रगुप्त ने। और जो भद्रभाऊ थे, भद्रभाऊ, उनके पास जैन भिक्षु के पास मैसूर चला गया 297 ईसा पूर्व में। और एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे 300 ईसा पूर्व भी बताया जाता है। तो मैं भी आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आप कई जगह देख लो तो कंफ्यूज ना हो। 300 ईसा पूर्व भी आपको बताया जाता है। 300 ईसा पूर्व या 297 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में ये उपवास करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ तक चंद्रगुप्त आज ख़त्म हो गया है। चंद्रगुप्त तक अपन ने हिस्ट्री ख़त्म कर ली है। अब इसके बाद जो इसका बेटा बिंदुसार था वो चलेगा। तो आज अपन ने मगध राज्य का उत्कर्ष देखा और उसके बाद सिकंदर को देखा कि सिकंदर कहाँ से आया, ईरानियों को देखा, यूनानी आक्रमण देखा, उसके बाद मौर्य साम्राज्य देखा। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य अपन ने क्लियर किया। और इसके पहले की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री को शुरू से पढ़ो। और शुरू से मैंने हर वीडियो डाली है, नोट्स अवेलेबल करवाए हैं ताकि आपको कहीं और चैनल पे भटकना ना पड़े। क्योंकि जो चैनल मैंने जिस उद्देश्य से चालू किया है वो मैंने पैसे कमाने के उद्देश्य से चालू नहीं किया। इस चैनल को मैंने किया है ताकि आप किसी और चैनल पे भटके ना और आपको पूर्ण शिक्षा और पूर्ण ज्ञान मिले। मैं आपको वही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है उतना ही पढ़ाता हूँ, फालतू चीज़ें मैं लेकर चलता नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जो एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है वो कौन सा आएगा, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। फालतू में आपको इनकी गाथाएँ सुनाने बैठ जाऊँ तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना भाई साहब, 3 दिन का है, 3 दिन का। मैं 2-2 घंटे की वीडियो बनाऊँ जब भी 3 दिन में चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा करूँ कि उसने बचपन में क्या किया, फिर उसकी माता कैसे मरी, वो चाणक्य उसे कैसे लेके गया, फिर वो कैसे बड़ा हुआ, फिर उसने कौन कौन से प्रदेश जीते, उसके साथ धोखा किसने किया, उसका साथ किसने दिया, उसके बाद उसने मगध राज्य पर घनानंद को कैसे मारा, कितने प्रयास किए। ऐसे मैं चंद्रगुप्त को अगर इतना लेंथी लेके बैठूँ ना तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको उतना पढ़ना है कि जितना अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके अलावा कोई एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं गया है। सीधा ये पूछते हैं कि उसने कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ। इसमें मैं बृहदत्त वंश को बहुत बड़ा लेके बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं ना जो उसको इतना बड़ा करता नहीं हूँ टॉपिक को, जो पढ़ा के और उस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद ये आपको नोट्स रूप में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे ऐसे किसी ये PDF आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट्स उतार सकते हो।
उतारना नहीं उतारना वो आपकी मर्ज़ी है। देखो मैं तो कह सकता हूँ, और आपके ये नोट्स आप यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक के नोट्स हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता यूपीएससी में भी। फालतू सुनाने में तो बहुतों को मज़ा आता है। टीचर सब अच्छे हैं, टीचरों की कोई की बुराई में नहीं कर रहा, लेकिन मैं फालतू पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको मैंने वही टॉपिक पढ़ाए हैं जो अब तक पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ऑप्शन वाइज क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, और मैंने पूरे नोट्स फॉर्म में आपको ये दिया है ताकि आपको कहीं और जगह भटकना ना पड़े। आप इस वीडियो को देखो, कैसी आपको ये वीडियो लगती है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत आभार। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बात तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ वीडियो देखने के लिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। शेयर करने से क्या है कि जो बच्चे, मुझे ध्यान है बहुत बच्चे यूट्यूब पे हिस्ट्री तलाश करते रहते हैं कि संपूर्ण हिस्ट्री मिल जाए, संपूर्ण हिस्ट्री मिल जाए, तो आपको वहाँ से संपूर्ण हिस्ट्री इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैंने शुरू से, जब अपन बंदर थे तब से अब तक का मौर्य वंश चला दिया है, और आगे भी मैं लाइन से चलाता रहूँगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं तो लाइक का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये बच्चों और भी जो तैयारी कर रहे हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको उन तक पहुँचे और उनका भी भला हो जाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए अपन ने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त तक पढ़ लिया, अब उसके बाद बिंदुसार, अशोक, ये सब अपन पढ़ते जाएंगे।